CDP सीटेड पेडागोजी, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। पहला प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन एक्स अभिविन्यास प्रारूप को बाह्य व्यवस्था पर दर्शाता है। कानून एवं व्यवस्था प्रश्न परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान पूर्व परंपरागत। कौन सा होगा बताओ इसको जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को। सभी विद्यार्थी जवाब दें जल्दी से इसका। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को पूर्व परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। अगला प्रश्न, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। जेंडर विविधीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ावा देता है। तो इसका कारण है कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता। क्या कहते हैं।
वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाड़ यानी ढांचा, स्कैफोल्डिंग। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क प्रारंभ होता है, विकसित होता है मूर्त किसमें? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं का तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक वाइगोस्की का पासवर्ड ही क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये ऑप्शन तो केवल तो वैसे भी गलत होता है। इसके बाद एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल वाला ये भी गलत हो गया। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। इसके बाद तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित का मतलब रोकना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आंसर इसका क्या है? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। यहाँ से ये गलत हो गया। इसके बाद संगीतमय व्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। इसके बाद पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की
क्षमता और संवेदनशीलता। बेस्ट इसका क्या आंसर है? डी फॉर डेनमार्क इसका सबसे बेस्ट आंसर है। अगला प्रश्न, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं उसे। अगला प्रश्न, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करता है, और पर्यावरण प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, ये भी गलत। ऑप्शन इसका डी फॉर डेनमार्क इसका बेस्ट आंसर है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, ये भी गलत। आंसर इसका क्या है? विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है एक प्रगतिशील कक्षा में। अगला प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ये भी गलत। ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, ये भी गलत। डी फॉर डेनमार्क इसका राइट आंसर है कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, ये यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह दी जानी चाहिए, तो ये भी यहाँ से गलत हो गया। और विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता करना, ये यहाँ से गलत हो गया। इसका आंसर क्या है? डी फॉर डेनमार्क, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। डी फॉर डेनमार्क इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा है जिसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ये तो कट गया यहाँ से ऑप्शन कि ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो ये बांट रहा है लोगों को, तो ये यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। इसके बाद यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ए फॉर आगरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी की, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी की। ये किसके हैं सूचक? ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये सूचक हैं अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। अगला प्रश्न, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। रटने पर बल देना, ये तो यहाँ से ऑप्शन कट गया कि रटने पर बल नहीं देना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप में तरीके का उपयोग करना, एक रूप में ये यहाँ से नेगेटिव होता है, यहाँ से कट गया। इसके बाद अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। दबाव डालना यहाँ से नकारात्मकता है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। इसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त बच्चों एवं कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ये सबसे बेस्ट डी फॉर डेनमार्क इसका जवाब सही है। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षिका है वो अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो ये जोखिम लेना यहाँ से ये गलत हो गया। इसके बाद अपसारी चिंतन पर बल देना, ये भी गलत हो गया। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करना, ये भी गलत हो गया। आंसर इसका क्या है? सी फॉर चेन्नई, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? जो कक्षाएं हैं सार्थक अधिगम का पक्ष लेती हैं वो कौन सी कक्षाएं हैं? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित
बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। इसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना जो यहाँ से गलत हो गया। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, तो यहाँ से ये गलत हो गया। ऑप्शन एक ही बचता है, डी फॉर डेनमार्क, कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये यहाँ से गलत है। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ये यहाँ से गलत है। केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ये यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, एक ही आयाम, यहाँ से गलत हो गया। इसका सही जवाब कौन सा है? साधन साक्ष्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी है। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं है। डी इसका सही जवाब है, डेनमार्क। अगला प्रश्न, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये गलत होता है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना फटकारना, ये भी गलत है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उनसे ये जानना चाहिए कि आप पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हो, इसका क्या कारण है, तो कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। अगला प्रश्न, संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का जो ज्ञान होता है, ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रबद्ध याद करना। यंत्रबद्ध याद करना, दंड देना, अनुबंधन करना, ये तीनों ही गलत हैं। इसका मतलब है कि संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। डांटना, ये यहाँ से गलत हो गया। इसके बाद बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना, जो यहाँ से गलत हो गया। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना जो यहाँ से गलत हो गया। तो ऑप्शन एक बचता है, ए फॉर आगरा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, ये सबसे अच्छा जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दिशीय संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक
दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। संज्ञान एवं संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ये चारों ही प्रभावित करते हैं। डी फॉर डेनमार्क इसका राइट जवाब है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार, दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध। तो निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अगला प्रश्न, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या वेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होगी या होती है? अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, समझने के लिए अधिगम में से आनंद प्राप्त करना। इसका ए फॉर आगरा इसका राइट आंसर है कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सब बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। डी फॉर डेनमार्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक मध्य बाल्यावस्था की विशेषता बतानी है। 6 से 9 वर्ष होती है मध्य बाल्यावस्था। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। CDP की आज की ये क्लास थी, तो सभी लोग अच्छे से देख चुके हैं। आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीटेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से आपका क्लियर होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी ये अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।